वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं TFGN की। ये टेंसरफ्लो की एक लाइब्रेरी है, खास तौर पर जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स मतलब गान्स बनाने और उनके साथ काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हमारे पास जो जानकारी है वो टेंसरफ्लो ब्लॉग से है, गूगल फॉर डेवलपर साइट से, गूगल रिसर्च ब्लॉग के कुछ लेख हैं और हाँ, IEEE एक्सप्लोर पर एक रिसर्च पेपर का टाइटल भी देखा हमने। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद है TFGN को समझना। ये असल में है क्या, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी, हाल में क्या अपडेट्स आए हैं और सबसे दिलचस्प भाई रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखते हैं मशीन लर्निंग की दुनिया में ये क्यों अहम है। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। गान्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? कई बार क्या होता है, खासकर जब ह्यूमन परसेप्शन की बात हो, जैसे कोई इमेज कितनी असली लग रही है या टेक्स्ट टू स्पीच कितना नेचुरल है, तो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो लक्ष्य से कितने दूर हैं। हाँ, मतलब लॉस फंक्शन डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली वो पिक्सल बाय पिक्सल कंपैरिजन यहाँ काम नहीं करता। बिल्कुल सही। वो ये नहीं बता पाता कि तस्वीर महसूस कैसी हो रही है। और यहीं पर गैन्स आप कह सकती हैं एक बहुत क्लेवर सोल्यूशन लेकर आते हैं। ये मशीन लर्निंग टेक्निक कई मुश्किल जगहों पर बहुत कामयाब रही है। जैसे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इमेज बनाना या फिर लो रेजोल्यूशन इमेज को हाई क्वालिटी बनाना, जिसे सुपर रेजोल्यूशन कहते हैं, और यहाँ तक कि रोबोट्स को चीजें उठाना सिखाने में भी। सुनने में तो काफी वर्सेटाइल लगता है। तो ये काम कैसे करते हैं गैन्स? आपने कहा था इसमें 2 नेटवर्क होते हैं। हाँ, गैन्स में असल में 2 न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। एक होता है जेनरेटर और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर। अच्छा। ये दोनों ना एक तरह का खेल खेलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। जेनरेटर का काम है नकली डेटा बनाना जो बिल्कुल असली जैसा दिखे, मान लीजिए नकली तस्वीरें। ठीक है। और डिस्क्रिमिनेटर का काम है असली डेटा, जैसे असली तस्वीरें और जेनरेटर की बनाई नकली तस्वीरों के बीच फर्क करना। तो ये एक मुकाबला है, जैसे चोर पुलिस। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। समय के साथ ट्रेनिंग के दौरान जनरेटर बेहतर से बेहतर नकली डेटा बनाना सीखता है, इतना अच्छा कि डिस्क्रिमिनेटर को धोखा दे सके। और डिस्क्रिमिनेटर? और दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेटर भी असली और नकली में फर्क पहचानने में ज्यादा माहिर होता जाता है। ये लगातार चलने वाली कंपटीशन दोनों को बेहतर बनाती है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ बिल्कुल। एक क्लासिक उदाहरण है MNST डेटा सेट पर ट्रेनिंग। शुरुआत में जनरेटर सिर्फ रैंडम नॉइज बनाता है ना, लेकिन धीरे धीरे वो हाथ से लिखे अंकों की ऐसी तस्वीरें बनाना सीख जाता है जो असली अंकों जैसी दिखती हैं। अच्छा, तो ये एक दिलचस्प कैट एंड माउस गेम जैसा है। तो यहीं पर TFGAN की भूमिका आती है। एग्जैक्टली। TFGAN, जिसे 2017 में अनाउंस किया गया था और जिसका एक बड़ा अपडेट अगस्त 2019 में आया, इसी ज्ञान टेक्नोलॉजी के साथ काम करना आसान बनाने के लिए बनाया गया था। देखिए, ज्ञान्स पर रिसर्च करना या उन्हें इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। क्यों, क्या मुश्किलें हैं? इसमें थ्योरेटिकल चैलेंजेस भी हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मुश्किलें भी। ऊपर से ये फील्ड बहुत तेजी से बदल रही है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं। तो TFGAN इन मुश्किलों को कम करने की कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं। इसका मकसद है रिसर्चर्स और डेवलपर्स को एक मजबूत फिर भी लाइट वेट लाइब्रेरी देना, जिससे वो ज्ञान्स के साथ तेजी से एक्सपेरिमेंट कर सकें, रिलायबिलिटी के साथ रिजल्ट्स कंपेयर कर सकें और हाँ, रिसर्च की तेज रफ्तार के साथ चल सकें। ठीक है, तो उस अगस्त 2019 वाले अपडेट ने इसे कैसे बेहतर बनाया? उसमें क्या खास बातें थी जिन्होंने वाकई फर्क पैदा किया? उस अपडेट में कई अहम चीजें थीं। हम उन्हें कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस और स्केल की। परफॉर्मेंस तो मशीन लर्निंग में हमेशा ही क्रूशियल होती है। बिल्कुल, और यहाँ सबसे बड़ा कदम था क्लाउड TPU सपोर्ट। अब TFGAN का इस्तेमाल गूगल के क्लाउड TPUs पर गैन्स ट्रेन करने के लिए किया जा सकता है। TPUs मतलब टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये खास तौर पर मशीन लर्निंग के लिए बनाए गए पावरफुल प्रोसेसर्स हैं। मैंने सुना ये बहुत तेज होते हैं, GPUs से भी तेज। हाँ, बहुत ज्यादा तेज। जिन मॉडल्स को ट्रेन करने में पहले GPUs पर हफ्ते लग सकते थे, वो TPUs पर घंटों में कन्वर्ज हो सकते हैं। हफ्तों से घंटे? हाँ, सोचिए रिसर्च की रफ्तार कितनी बढ़ जाती है। इसका एक ओपन सोर्स एग्जाम्पल भी है जो दिखाता है कि इमेजनेट जैसे बड़े डेटा सेट पर इमेज जनरेशन ज्ञान को TPU पर कैसे ट्रेन करें। और अच्छी बात यह है कि कोलैबोरेटरी में फ्री TPU रिसोर्सेज के साथ TFGAN ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, तो कोई भी इसे आजमा सकता है। ये तो वाकई गेम चेंजर है, खासकर बड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अच्छा,
परफॉर्मेंस के अलावा और क्या था? दूसरी कैटेगरी है यूजिबिलिटी और लर्निंग रिसोर्सेज। इसमें सबसे अहम है सेल्फ स्टडी ज्ञान कोर्स। कोर्स मतलब सीखने के लिए। हाँ, गूगल के अंदर सालों से जो इंटरनल ज्ञान कोर्सेज चल रहे थे, उनके आधार पर एक पब्लिक सेल्फ स्टडी कोर्स जारी किया गया। इसमें वीडियोस, नोट्स, एक्सरसाइजेज, कोड एग्जाम्पल सब कुछ है। ये किसी को भी ज्ञान की दुनिया में गहराई तक जाने में मदद कर सकता है। यानी सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं, उसे सीखने का जरिया भी दिया गया। ये अच्छा कदम है। और यूजेबिलिटी में और क्या? यूजिबिलिटी के लिए पीपीआई पैकेज बहुत महत्वपूर्ण है। अब टीएफ ज्ञान को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। बस एक कमांड, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो-ज्ञान। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, और कोड में इस्तेमाल करना भी उतना ही आसान। इम्पोर्ट टेंसरफ्लो-ज्ञान एज टीएफ ज्ञान। इससे शुरुआत करना बहुत सिंपल हो गया है। हाँ, इंस्टॉलेशन आसान होना अडॉप्शन के लिए बहुत जरूरी है, ये तो है। और सीखने के लिए कोलैबोरेटरी ट्यूटोरियल्स को भी काफी सुधारा गया। ये अब गूगल के फ्री जीपीयूज और टीपीयूज के साथ चलते हैं। वो MSINT वाला ट्यूटोरियल जिसमें हाथ से लिखे अंक जनरेट करते हैं, वो भी इसका हिस्सा है। और TFGN की बेसिक समझने के लिए बढ़िया है। तो सीखने और इस्तेमाल करने में आसानी पर काफी जोर दिया गया। तीसरी कैटेगरी क्या थी? तीसरी कैटेगरी है रिलायबिलिटी और कम्युनिटी कोलैबोरेशन। इसमें सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड ज्ञान मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब परफॉर्मेंस नापने के तरीके। हाँ, ज्ञान रिसर्च में एक बड़ी समस्या थी कि अलग-अलग पेपर्स में रिजल्ट्स कंपेयर करना मुश्किल होता था, क्योंकि लोग परफॉर्मेंस मापने के लिए अलग-अलग तरीके या वेरिएशंस इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये तो साइंस में रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए बड़ी चुनौती है। अगर सब अलग-अलग स्केल पर नापेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन बेहतर है? बिल्कुल। टीएफ ज्ञान ने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जैसे इंसेप्शन स्कोर या फ्रेशेट इंसेप्शन डिस्टेंस, जिसे FID कहते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत आसान बना दिया। और सिर्फ स्टैंडर्ड ही नहीं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में न्यूमेरिकल प्रिसिजन और स्टैटिस्टिकल बायसेस जैसी आम गलतियों को भी ठीक किया गया है, जो अक्सर ओपन सोर्स कोड में मिल जाती हैं। अच्छा, तो ये ज्यादा रिलायबल भी हैं? हाँ, ये मैट्रिक्स कॉम्प्यूटेशनली एफिशिएंट भी है और इस्तेमाल करने में भी आसान। इससे रिसर्च ज्यादा रिलायबल बनती है। ये तो बहुत जरूरी सुधार है रिसर्च कम्युनिटी के लिए। और कम्युनिटी कोलैबोरेशन वाली बात, उसके लिए TF ज्ञान का अपना अलग गिटहब रिपोजिटरी बनाया गया। इससे लाइब्रेरी में होने वाले बदलावों को ट्रैक करना आसान हो गया है। और जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स इसमें योगदान दे रहे हैं, उन्हें क्रेडिट देना भी ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया है। सही बात है। ओपन सोर्स और अपना रिपो होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ी एक और बात है, टेंसरफ्लो 2.0 कंपैटिबिलिटी। TF ज्ञान टेंसरफ्लो के उस समय के लेटेस्ट मेजर वर्जन TF 2.0 के साथ कंपैटिबल था। और इसे केरास, जो कि एक पॉपुलर हाई लेवल API है, उसके साथ और बेहतर इंटीग्रेट करने पर काम चल रहा था। केरास तो काफी पॉपुलर है। हाँ, हालांकि tensorflow.org पर कुछ स्टैंडर्ड ज्ञान एग्जाम्पल्स हैं, जैसे DCGN, Pix2Pix, CycleGAN, जो केरास में बने हैं और सीधे TF ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो भी सीखने के लिए अच्छे रिसोर्सेज हैं। और आखिर में रिसर्च की रफ्तार के साथ चलने वाली बात। हाँ, एग्जाम्पल वाला पॉइंट उसी से जुड़ा है। देखिए, ज्ञान रिसर्च बहुत तेजी से बदलती है। TF ज्ञान का लक्ष्य हर नए ज्ञान मॉडल का कोड देना नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी और रेलेवेंट मॉडल्स के एग्जाम्पल्स शामिल किए गए, जैसे सेल्फ अटेंशन ज्ञान, जो दिखाता है कि इसे TPUs पर कैसे ट्रेन किया जा सकता है। समझ गया? तो कुल मिलाकर ये अपडेट्स TFGN को ज्यादा तेज बनाते हैं, TPUs की वजह से ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं, मैट्रिक्स के कारण सीखने और इस्तेमाल में आसान बनाते हैं, कोर्स ट्यूटोरियल्स और पाई पैकेज से, और ज्यादा कोलैबोरेटिव बनाते हैं गिटहब रिपो से। ये तो वाकई एक कॉम्प्रहेंसिव अपग्रेड लगता है। ये सब फीचर्स और इंप्रूवमेंट सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन थ्योरी से हटकर असल दुनिया में TFGN कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या एप्लीकेशंस हैं जहां इसने वाकई कोई कमाल किया हो? हाँ, बिल्कुल। TFGN सिर्फ एकेडमिक रिसर्च तक सीमित नहीं है। इसने कई बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को मुमकिन बनाया है। अच्छा, जैसे कि एक बड़ा उदाहरण है सेल्फ अटेंशन जेन ऑन क्लाउड TPUs। इस मॉडल ने इमेज जनरेशन में उस समय स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स दिए थे, खासकर इंसेप्शन स्कोर और FID जैसे मैट्रिक्स पर। गूगल ने इसका एक ओपन सोर्स्ड वर्जन जारी किया जो क्लाउड TPUs पर चलता है। और TPUs पर चलने से क्या फायदा हुआ? कमाल की बात ये थी कि TPU वर्जन ने GPU वर्जन जितनी ही अच्छी क्वालिटी के इमेजेस बनाई, लेकिन ट्रेनिंग 12 गुना तेज थी। 12 गुना, ये तो जबरदस्त एक्सेलरेशन है। मतलब आप बहुत तेजी से इटरेट कर सकते हैं, नए आइडियाज ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा एप्लीकेशन है इमेज एक्सटेंशन या अनक्रॉपिंग।
ये इमेज इन पेंटिंग जैसा है, जहां तस्वीर के मिसिंग हिस्से को भरते हैं। इमेज एक्सटेंशन में तस्वीर को उसके किनारों से बाहर की तरफ बढ़ाया जाता है। बाहर की तरफ मतलब तस्वीर को और बड़ा करना। हाँ, इस तरह कि वो नेचुरल और कंसिस्टेंट लगे, जैसे किसी पोर्ट्रेट फोटो को लैंडस्केप में बदलना। ये कहाँ काम आता होगा? सोचे वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट्स बनाने में या कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी में, जैसे पैनोरामा स्टिचिंग, जहां कई तस्वीरों को सीमलेसली जोड़ना होता है। गूगल के रिसर्च इंजीनियर्स ने TFFA, GAN और TPUs का इस्तेमाल करके एक नया एल्गोरिदम बनाया। ये एल्गोरिदम पुरानी टेक्निक्स जैसे डीप फिल या पीकॉन्व के मुकाबले कम विजुअल आर्टिफैक्ट्स, मतलब कम गड़बड़ियां पैदा करता है। कोई उदाहरण? हाँ, उन्होंने चार्ल्स नदी की ड्रोन फुटेज का उदाहरण दिया था, जिसे इस तकनीक से सफलतापूर्वक एक्सपैंड किया गया। तुलनात्मक तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि ये मेथड ऑब्जेक्ट शेप्स और टेक्सचर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से जनरेट करता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है, फोटोग्राफी में काफी काम आ सकता है। ये और क्या है? फिर है बिग गैन, जो डीप माइंड की तरफ से आया था। इसने हाई फिडेलिटी नेचुरल इमेज जनरेशन में एक नया बेंचमार्क सेट किया। बिग ज्ञान, मैंने सुना है इसके बारे में, बहुत रियलिस्टिक इमेजेस बनाता है। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत बड़े नेटवर्क्स, बड़े बैच साइजेस और जाहिर है गूगल TPUs का भरपूर इस्तेमाल हुआ। यहाँ TFGN का रोल ये था कि विज्ञान टीम ने अपने रिजल्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए TFGN के इवैल्यूएशन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो यहाँ इवैल्यूएशन में मदद की? हाँ, इससे उनके नतीजों की विश्वसनीयता बढ़ी और दूसरों के लिए कंपेयर करना आसान हुआ। और प्री ट्रेन्ड बिग ज्ञान मॉडल्स अब TF हब पर भी उपलब्ध है। कोई भी उनसे हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकता है। अच्छा, क्या ये सिर्फ इमेजेस तक ही सीमित है या और भी कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञानसिंथ प्रोजेक्ट एक बेहतरीन उदाहरण है कि ज्ञान्स और TFGN का इस्तेमाल संगीत बनाने में भी हो सकता है। संगीत? वाओ! हाँ, इस प्रोजेक्ट में रियलिस्टिक साउंडिंग म्यूजिकल नोट्स जनरेट किए गए, जो उस समय के दूसरे मेथड्स जैसे वेवनेट या वेवगैन से बेहतर थे। ये कैसे काम करता है, मतलब आवाज कैसे बनाते हैं? ज्ञानसिंथ न सिर्फ रियलिस्टिक नोट्स बना सकता है, बल्कि एक ही नोट को बजाते हुए उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज, जैसे कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, वायलिन, पियानो वगैरह, उसके बीच स्मूथली इंटरपोलेट कर सकता है। मतलब आवाज धीरे धीरे बदल सकती है। हाँ, आप आवाज को धीरे धीरे एक वाद्य यंत्र से दूसरे में बदल सकते हैं बिना नोट बदले। बाकी प्रिलूड का ज्ञानसिन वर्जन सुनने लायक है। वाह, ये तो क्रिएटिविटी के लिए नए रास्ते खोलता है। संगीतकारों के लिए दिलचस्प हो सकता है। संगीत और तस्वीरों के अलावा साइंस में भी कुछ है। बिल्कुल। माइक्रोस्कोप इमेज नॉर्मलाइजेशन को देखिए। जब लैब्स में सेल्स पर हफ्तों तक प्रयोग चलते हैं तो लाइटिंग या दूसरी कंडीशंस थोड़ी बदल सकती हैं ना? हाँ, हो सकता है। इससे एक ही सैंपल के माइक्रोस्कोप इमेजेस में समय के साथ वेरिएशन आ जाता है, जो डेटा एनालिसिस में दिक्कत पैदा कर सकता है। गूगल के वैज्ञानिकों ने TF-GAN का इस्तेमाल करके एक इक्वलाइजर टूल बनाया। इक्वलाइजर, ये क्या करता है? ये टूल सेल इमेज में इन फालतू के वेरिएशंस, जैसे बैकग्राउंड कलर का बदलना, इनको कम करता है, लेकिन सेल्स की संख्या जैसी जरूरी जानकारी को बनाए रखता है। ये डेटा कंसिस्टेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो साइंटिफिक रिसर्च की क्वालिटी सुधारने में सीधी मदद हुई, यानी बेहतर एनालिसिस, बेहतर रिजल्ट्स। हाँ, और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है, IEEE एक्सप्लोर पर एक शोध पत्र का शीर्षक है TF-GAN Satellite Anomaly Detection via Generative Adversarial Networks and Time Frequency Spectrum। सैटेलाइट अनोमली डिटेक्शन? हाँ, ये बताता है कि TF-GAN का इस्तेमाल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जैसे बिल्कुल अलग फील्ड में भी हो रहा है, असामान्य घटनाओं या विसंगतियों का पता लगाने के लिए। तो ये सिर्फ कंप्यूटर विजन या आर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बायोमेडिकल साइंस से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक फैला हुआ है। ये वाकई प्रभावशाली है। तो अगर हमें एक कदम पीछे हटकर देखें तो मशीन लर्निंग कम्युनिटी के लिए TF-GAN का असली महत्व क्या है? ये इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दे रहा है? देखिए, TF-GAN कई तरीकों से इनोवेशन को फ्यूल कर रहा है। पहला, ये GANs के ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता है। रिसर्चर्स को बेसिक चीज़ें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधे अपने कोर आइडियाज़ पर फोकस कर सकते हैं। यानी ये बुनियाद तैयार कर देता है, प्लेटफॉर्म देता है। बिल्कुल। दूसरा, ये अच्छी तरह से टेस्ट किए गए कंपोनेंट्स देता है, जैसे लॉस फंक्शंस, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स,
गैन्स में न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है और टीएफ गैन के कंपोनेंट्स इन चीजों का ध्यान रखते हैं। इससे नतीजों पर भरोसा बढ़ता है। रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है, खासकर जब आप स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स क्लेम कर रहे हो। तीसरा, ये मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल है। आप इसके सिर्फ कुछ हिस्सों को इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे अपने कस्टम टेंसरफ्लो कोड या दूसरे फ्रेमवर्क्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपको किसी एक तरीके में बांधता नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा अच्छी होती है, रिसर्चर्स को आज़ादी मिलती है। चौथा, ये गूगल के शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर टीपीयूज का फायदा उठाने का आसान तरीका देता है। इससे बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंटेशन संभव होता है जो पहले शायद मुमकिन न होता। स्केल और स्पीड जो हमने टीपीयू वाले पॉइंट में देखा था। हाँ। और पांचवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। ओपन सोर्स होने और गिटहब पर होने से दुनिया भर के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें योगदान दे सकते हैं और एक दूसरे के काम से सीख सकते हैं। खास बात यह है कि बाहरी रिसर्चर्स उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गूगल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये पूरी रिसर्च कम्युनिटी को एक साथ लाता है। तो ये सिर्फ कोड नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहा है। ये वाकई अहम लगता है। हमने देखा कि टीएफ गैन कैसे रियलिस्टिक दिखने वाली चीजें बनाने में मदद करता है, तस्वीरें, संगीत, यहाँ तक कि साइंटिफिक डेटा को ठीक करने में भी। लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रही है जो गूगल रिसर्च ब्लॉग के एक पुराने लेख में थी, इमेज कंप्रेशन वाले उदाहरण के बारे में। हाँ। वहां जिक्र था कि एडवर्सरियल लॉस मतलब गैन लॉस से ट्रेन किए गए नेटवर्क कभी-कभी ऐसी इमेजेस बनाते हैं जो ओरिजिनल से ज्यादा शार्पर या डिटेल लगती हैं। हाँ। लेकिन असल में ओरिजिनल से कम मिलती-जुलती होती हैं उन इमेजेस के मुकाबले जो पारंपरिक लॉस फंक्शन से बनी हो। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है और ये रियलिज्म बनाम फिडेलिटी की बहस को सामने लाता है। फिडेलिटी का मतलब है ओरिजिनल से कितना मिलता जुलता है, पिक्सल बाय पिक्सल, और रियलिज्म का मतलब है कि वो कितना असली जैसा महसूस होता है, भले ही थोड़ा अलग हो। तो सवाल ये उठता है कि जब हम एआई खासकर गैन्स का इस्तेमाल कंटेंट बनाने या बदलने के लिए करते हैं तो हमारा असली मकसद क्या है? क्या हम बिल्कुल ओरिजिनल की नकल बनाना चाहते हैं, मतलब परफेक्ट फिडेलिटी, या हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो देखने या सुनने में ज्यादा कन्विंसिंग लगे, ज्यादा प्लीजिंग लगे, शायद ओरिजिनल से बेहतर भी लगे, मतलब हाई रियलिज्म, भले ही वो हूबहू नकल ना हो। वास्तविकता को जस का तस पेश करने और एक नई, शायद ज्यादा आकर्षक वास्तविकता गढ़ने की बीच की महीन रेखा कहाँ है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है, खासकर जब ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है और डीप फेक्स जैसी चीजें भी हैं, तो ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि हम रियल किसे मानते हैं और एआई से क्या करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये एक गहरा फिलोसॉफिकल सवाल भी है जिस पर हम सबको विचार करना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।